नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 110 महिला प्रत्याशी शामिल हैं, जबकि 78 विधानसभा क्षेत्र राज्य के जिन जिलों में पड़ते हैं वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर हैं। इनमें से अधिकतर जिले सीमांचल के अंतर्गत आते हैं। जनता की अदालत का फैसला तो 10 नवंबर को आएगा, पर सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी। बिल्कुल, तो आज आपको बता दें कि बिहार चुनाव का आज तीसरा और अंतिम चरण है और आज इसी अंतिम चरण में जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भी कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर लगी है और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरण चले हैं उस प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनावों में एक कंफ्यूजन की स्थिति सी पैदा हो गई है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजियां बदलती जा रही हैं। पहले वो उन्होंने कुछ कहा था और तीसरा चरण आते आते उनके बयानों में एक परिवर्तन आया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पहले उनके बयानों में जो चीज़ शामिल नहीं थी वही चीज़ें अब उनके बयानों में शामिल हो गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीएए और एनआरसी के ऊपर बयान देना, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीए एनआरसी के ऊपर एक बयान देकर गए थे कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में भी सीए लागू होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद में नीतीश कुमार इसका खंडन करते हैं कि ऐसा बिहार में कुछ नहीं होगा। उसके बाद में कई और राजनीतिज्ञों के बयान वहां पर आ रहे हैं, लगातार नए नए बयान आ रहे हैं और उससे बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय राय जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ संजय कुमार जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी संजय जी, जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान यहाँ पर आज जारी है बिहार में, कहीं ना कहीं आज जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। ईवीएम में आज उन सबकी किस्मत कैद हो जाएगी। क्या कुछ लगता है कौन आखिरकार बिहार की सत्ता पर काबिज होगा? संजय राय जी। देखिए, आज जो चुनाव है 15 जिलों में, जिस तरीके से आपने बताया कि 78 सीटों पर हैं और ये सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मिथिलांचल की अधिकतर सीटें हैं, जिसमें कि मिथिला क्षेत्र में है, जिसमें कि समस्तीपुर है, कटिहार है, अररिया है, मधेपुरा है, मुजफ्फरपुर है, चंपारण है और उसके बाद दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी। इन सभी क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहा है इसका असर, चूंकि वहां पर बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, लोकल समस्याएं बहुत अधिक है और जिसे कहा जाए कि रोजगार को लेकर के उनके बीच में, जो जनता के बीच में एक रहा है कि हमें रोजगार उतना उपलब्ध नहीं करा सके। विकास कार्यों की जो इन्होंने बात की थी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत से दावे किए, वो पूरे नहीं हो सके। न जाने क्यों, वहाँ पे स्थानीय कुछ समस्याएं रही हों, कुछ तो ये कोरोना कोविड की वजह से भी रहा हो। फिर दूसरा सीए एनआरसी पर भी लोगों का, चूंकि वहाँ उस एरियाज में मुस्लिम मतदाता बहुत अधिक हैं, उनका भी इस चुनाव पर असर पड़ेगा और वो लोग अभी भी खुल करके किसके पक्ष में मतदान करना है, किसके पक्ष में नहीं करना है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में हिंसा की खबरें आई है और कुछ झड़पें हुई है आपस में वोट डालने को लेकर के या किसी चीज को लेकर के, वो सब खुल करके आपके यहाँ अभी भी खबरों में आ जाएगा और कुछ आ भी रही हैं खबरें। अभी मैं एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी सरकार वहां पर बिहार के अंदर रही है, केवल खोखले वादे करती रही है, चाहे वो आरजेडी की सरकार रही हो या जो भी रही हो। इन क्षेत्रों में, इन 15 जिलों में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका।
केवल वादे करते रहे और उसको लेकर के वहां की जनता आज वोटिंग कर रही है और उसका परिणाम अभी शाम को देखिए कई क्षेत्रों में तो 24% हो गया है, 20% का वोटिंग के 20% के आसपास में अभी चल रहा है, जबकि दोपहरी है। और ये वोट प्रतिशत कितना जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन लोगों को शाम को हम लोग एग्जिट पोल में इस चीज पे ज्यादा चर्चा कर सकेंगे कि किस तरीके का क्या चीज है। हम लोग पहले ही अनुमान दे देना हमारे लिए भी बहुत आज के समय में उचित नहीं है कि हम लोग किसके फेवर का कर दें और क्या कर दें। हाँ, ये है कि सभी मतदाता और जो लोग अभी घरों में हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग अवश्य करें। जी बिल्कुल, संजय कुमार जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय जी, एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है और इसी से रिलेटेड हमारा सवाल भी है, जिस प्रकार से आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो या फिर प्लूरल्स पार्टी की नेता हो, सब तरफ से एक कॉमन एक बयान आ रहा है नीतीश कुमार जी के उस बयान के बाद कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इस आखिरी चुनाव के शब्द के क्या मायने निकालें और क्या ऐसा नहीं हो सकता जिस हिसाब से राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं और बार बार एलजेपी के चिराग पासवान इस और ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्या अगर उनकी बातों में 1% भी सच्चाई हुई तो बिहार में महाराष्ट्र वाली चीज दोहराई नहीं जाएगी? और अगर ऐसा आप भी मान रहे हैं तो इस बारे में आप कुछ अपनी रणनीति का खुलासा किस वजह से नहीं कर रहे? संजय कुमार जी देखिए, आप इस विषय पर जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। जी, हर इंसान जो चुनाव लड़ता है एक उम्र के बाद वो इस बात को अपने मन में टटोलता है कि मेरा ये आखिरी है या प्रथम है। जी, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी जितने वर्षों से चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं और बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये उनके मन की भी अपनी एक आकलन रही होगी और उसको उन्होंने देखिए, जनता ने ही नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, चुनाव में जिताया और वो जनता के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, अपनी भावनाओं को बोल रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उनका एक अपना स्वतः अपना स्वैच्छिक विचार है और स्वैच्छिक विचार रखने के लिए प्रजातंत्र में नहीं। संजय जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। ये मुद्दा इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरण के मतदानों में नीतीश कुमार जी की जो जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितने भी जगह उन्होंने मंच पर आकर अपना भाषण दिया है, एक जोश उनकी आवाज में नजर आता था। और तीसरा चरण आते आते शायद या तो उन्हें ये लग गया है कि जो जनता का समर्थन है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, हो सकता है खिसक रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तीसरा चरण आते आते उनकी आवाज का जो जोश है वो धीरे धीरे कम हो गया और उन्हें एक सहानुभूति, हम कह सकते हैं कि सहानुभूति फैक्टर लेने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कृपया इस बार तो मुझे जिता दीजिए, अगली बार फिर देख लेंगे। जी देखिए, कयासों पे कभी भी राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं की जाती है। जी, चुनाव प्रचार करते करते आखिरी फेज का चुनाव कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और उन्होंने अपने मन की बात रख दी कि मेरा ये आखिरी चुनाव है जी। और उसी जनता के बीच रखे जिस जनता ने उनको चुनाव जिताया। अगर हम चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो पिछले बार जब 2 चुनाव हुआ था 2015 में, तो इस 78 सीट में से बीजेपी को 20 सीट था, जदयू को 23 सीट था, आरजेडी को 20 सीट था, कांग्रेस को 11 था, बाकी अन्य को 4 सीट था। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जी, आज के तारीख में कहने का मतलब एक बहुत बड़ा वोट बैंक था जो इस पक्ष में था कि आरजेडी और जेडीयू मिलके वो वहां पर 23 और 20 सीट लेके 43 सीट लेके आए थे। इस बार चुनाव समीकरण बदला हुआ है और चुनाव समीकरण बदला हुआ, जेडीयू जो है भाजपा के साथ और भाजपा अकेले लड़ी थी 20 सीट पर। ये बात मान के चलना होगा कि 20 सीट मिनिमम तो भाजपा के हैं ही जी। उसके बाद जेडीयू से जितने आ जाए और वोट परसेंटेज भी आप देखोगे तो जेडीयू को 24% था, बीजेपी को 16% था, 17% और जेडीयू को 18.4% था और कांग्रेस को 6.7% था। कहने का मतलब है कि बिहार एक, देखिए कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करने में हर्ज नहीं है कि बिहार अब देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां पर विकास हो रही है, सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन संजय कुमार जी, अगर माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, अगर विकास की जो आप बात कर रहे हैं अगर वो हो रहा है, ठीक है, पिछले लालू प्रसाद जी के शासन की अगर हम बात कर ले, उसके कंपैरिजन में नीतीश कुमार जी के शासन की बात कर ले, ठीक है विकास हुआ है, ये हम भी मान रहे हैं। अगर दोनों शासनों के कंपैरिजन की अगर बात करें और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, साल दर साल चेंज होते हैं, बदलते हैं, साल बदलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें बदलनी भी जरूरी हो जाती हैं। और अगर इसी को आप विकास कह रहे हैं तो फिर बार बार
विपक्ष के द्वारा बोलने पर, विपक्ष के द्वारा कटाक्ष करने पर अब आपके भाषणों में भी, नीतीश कुमार जी के भाषणों में भी खुद से ही विकास की बात कही जा रही है कि अगर हमें वापस से मौका मिलता है तो हम बिहार को विकास के पथ पर और आगे ले जाएंगे। अगर पहले से ही आप विकास कर रहे हैं तो फिर दोबारा विकास की बात क्यों करना? और भी तो कई चीजें हैं, जैसे आत्मनिर्भर बिहार बनाने की आपने बात कही थी, वो ठीक है, स्वीकार है। नौकरियां देने की आपने बात कही, वो स्वीकार है। लेकिन जब विकास, आप एक तरफ तो कहते हैं कि विकास हुआ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अब हम और विकास करेंगे और आगे ले जाएंगे, इस बात के क्या मतलब है संजय कुमार जी? बिहार की जनता में विकास की भूख जगी है। ये बिहार के विकास के लिए सबसे पहला कदम है जी। आप ध्यान रखिएगा, वो लालू जी का राज था जब 2 से 4 घंटा बिजली रहा करता था जी। और आज ही वो सरकार है जो नीतीश जी की सरकार है, जो 24 घंटे में 22 घंटा बिजली रहता है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बिहार के अंदर 6 रुपए 50 पैसे पर यूनिट बिजली बनाने का खर्चा आता है जी। और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बिहार के अंदर मात्र 65 पैसे यूनिट जो है बिजली मुहैया करा के वहां के लोगों को एक लाभार्थी बनाया जा रहा है जी। जिस सीमांचल देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, सीमांचल बाढ़ के दर्द से हमेशा कराहता रहता। कारण कौन है? जब पंडित नेहरू ने नेपाल के साथ समझौता किए थे, उस वक्त ही ये तय कर दिया था कि नेपाल अपनी पानी भारत को छोड़ेगा जी। हर साल लोग अपना फसल लगाते हैं, घर बनाते हैं और बाढ़ में बिहार बह जाता है जी। उसके बावजूद भी सीमांचल का 50 किलोमीटर अगर आप रोड के सड़क के माध्यम से चलते तो आपको 4 घंटे कम से कम लगते। आज के तारीख में भले अटल जी की योजना रही हो या नीतीश कुमार जी की स्वतः योजना रही हो, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां पर रोड सड़क जो है आप आधे 1 घंटे के अंदर नेपाल तक नहीं पहुंच जाते हैं जी। आप अपने एरिया को कवर नहीं कर लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी पंचायत चले जाएं, पंचायत के अंदर आपको जलकल की व्यवस्था दिखेगी। कोई भी गरीब और अमीर के घर में चले जाएं, आपको सिलेंडर दिखेगा, लाइट दिखेगा। विकास और है क्या? हर लोगों को जो देखिए, सबसे ज्यादा मजदूर पूरे इंडिया के अंदर कहीं से आता है, कहीं लोग जाते हैं तो वो सीमांचल के लोग हैं। पहले झारखंड हुआ करता था, अब सीमांचल है। कहने के लिए कि जैसे ही बाढ़ में वो इलाका आता है, वहां के लोगों के पास खाने पीने और करने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो पूरे हिंदुस्तान में वो घूम घूम के घुमंतू मजदूर का कार्य करते हैं और अपना जीवन पोषण करते हैं। आज उन तमाम लोगों के लिए आपने देखा होगा, बाढ़ तो आना है, बाढ़ के लिए इसमें इस बात को मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि केंद्र हो, बिहार हो, सबको मिलके एक ऐसी कोई परियोजना बनानी चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को हम बाढ़ से परमानेंट राहत दिला सके। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 15 साल कम पड़ गए। अगर आप कह रहे हैं कि अब जाकर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई परियोजना या योजना बनानी चाहिए ताकि सीमांचल के उस इलाके को बाढ़ से बचाया जा सके, या अब कह रहे हैं? और 15 साल तक नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं, अभी उनका 15 साल चल रहा है। सुनिए संजय कुमार जी, अब आपने ही बोला है, हमने तो नहीं बोला। अगर 15 साल भी आपको कम पड़ते हैं तो इस चीज की क्या गारंटी है कि आगे आने वाले साल में भी हो जाएगा? खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में प्रोफेसर निहोरा यादव, नेता जेडीयू, उर्मिला ठाकुर, नेता आरजेडी, और संजय सराफ जी, नेता एलजेपी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत जी। आयुष जी। संजय सराफ जी काफी देर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एलजेपी नेता हैं। संजय जी, बहुत देर से आप बातें यहाँ पर सुन रहे हैं। जिस तरीके से संजय जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार विकास को ध्यान में रखा जा रहा है और जनता मतदान भी विकास को लेकर कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में साफ तौर पर देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का, अगर मैं एलजेपी की बात करूं तो कहां तक बात बन पाई है बिहार में? देखिए, हम लोगों का जो मिशन था या विजन डॉक्यूमेंट था वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें हमने क्लियर करके रखा है कि जो हर एक पॉइंट पर ये लोग हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। हमारी कोई पर्सनल अगर हम लोगों को कोई ऐसी बात होती तो चिराग जी तो ऑलरेडी गद्दी पर बैठे थे जी। हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया, उसके बाद हमारे पास 6 MP है, वो तो ऑटोमेटिकली उनको एनडीए में वहां भी मिलता और यहाँ भी मिलता। लेकिन हमने जो आज संघर्ष कर रहे हैं हम लोग अगर अलग से निकले हैं, वो बिहार की जनता और बिहार के युवाओं के लिए निकले जी। अभी मेरे को लगता है जेडीयू के नेता बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। आपने सही बात की, 15 साल के बाद भी बोल रहे हैं कि हम बाढ़ के लिए लोगों के लिए सोचेंगे।
आपने आज तक कभी प्रधानमंत्री से बात की कि वो नेपाल के लिए बात करे? वहां भी छोड़ दीजिए। क्या आपने कभी ये प्लान आउट किया? हमारे मुख्यमंत्री तो इंजीनियरिंग में कहते हैं कि मैं तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दलित को महादलित, अति पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाने का जब काम किया तो वहीं पर इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कर लेते। जहां से बाढ़ से पानी की वजह से 40% बिहार का साथी हर 7वें और 8वें महीने में अपना घर बार छोड़कर बेचारा सड़क पर आता है जी। इसमें ये लोग काम कर सकते हैं, कैनाल बना सकते थे, जिस साइड में बिहार में सूखा है उस साइड में पानी को डाइवर्ट कर लेते, वो एरिया भी डेवलप हो जाता। लेकिन कहीं विजन है नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लालू जी के काल के बाद में 5 साल बहुत अच्छा काम हो गया नीतीश जी का, वी डोंट डाउट दैट, हम लोग उसमें उनको क्रेडिट देते हैं। हाँ। कि जब उन्होंने कुछ नहीं किया था उसके बाद इन्होंने काम किया, 5 साल काम किया, दूसरे 5 साल और थोड़ा सा काम किया, पिछले 5 साल तो देखा नहीं इन्होंने बिहार की जनता को जी। आप बताइए, 40 लाख से ज्यादा युवा, माँ बहन बेटी हमारी, बच्चे बुजुर्ग ऑटो गाड़ियों पर पैदल छोड़कर 250-300 किलोमीटर बेचारे दूसरे प्रदेशों से आकर अपने प्रदेश में आना चाहते थे। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही बोला मैं बॉर्डर से इनको अंदर आने नहीं दूंगा। फिर चिराग जी ने जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इनको भी पत्र लिखा चीफ मिनिस्टर साहब को, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 10 पत्र लिख के 10 बार फोन करके कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को लिखा, होम मिनिस्टर साहब को लिखा, उन्होंने प्रशंसा की कि भाई इस महाकाली में भी आप इतना जो महामारी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से पूरा देश परेशान है, इसमें भी आप अपने लोगों की इतनी चिंता कर रहे हैं, तब ट्रेनों का प्रबंध किया गया। और उसके बावजूद आप देखिए यूपी में ऐसे ही जब बाहर के प्रदेश से अपने प्रदेश में लोग आए, बसें दी गई बॉर्डर पर, उनको बेचारों को अच्छे तरीके से घर पर लाया गया। हमारे यहाँ प्रदेश में बेचारे लोग 4-4 दिन, 8-8, 10-10 दिन। अगर ये बातें हमने कही, अगर हमने कहा कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है हमारे यहाँ पर, हमने कहा कि यहाँ एजुकेशनल सेटअप क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ रिलीजियस टूरिज्म क्यों नहीं क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से रोजगार निकलेगा, तो उसमें सुनने को तैयार है नहीं। अगर सारी बातें चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है? अगर एलजीपी की मैं बात करूं तो एलजीपी भी एनडीए का इससे पहले पार्ट थी, एनडीए के पार्ट तो एलजीपी थी ना। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में चिंता थी, अगर आपको इतने मुद्दे पता थे, तो कहीं ना कहीं आप मेरा सवाल तो ले लीजिए। इन चीजों के बारे में अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं तो इन चीजों के बारे में आप बातचीत कर सकते थे। जिस तरीके से आपने यहाँ पर एक पॉइंट का जिक्र किया है कि हमेशा बाढ़ की शिकायत बिहार में देखने को मिलती है और सभी पार्टियां इससे कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती है, सभी को इसके बारे में पता है। एलजीपी एनडीए का पार्ट है, केंद्रीय में उनके मंत्री हैं, तो क्यों नहीं आपकी तरफ से प्रयास किया गया कि आप खुद, आपके मंत्री प्रधानमंत्री जी से बात कर ले? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ मैम, इसको आप जस्टिफाई भी करेंगे और चेक भी करेंगे जी। प्रधानमंत्री जी से भी बात हो गई है इसके ऊपर, उसके बाद में मुख्यमंत्री से भी चिराग जी की कम से कम 10 बार बात हो गई है। वही हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, इनसे लिखा गया है। और आज से नहीं मैम, ये इलेक्शन के टाइम की बात नहीं है, पिछले 1.5 साल से जब लोकसभा इलेक्शन था उसी टाइम से। नीतीश जी तो अभी आए, वो तो बीच में 2 साल इसके आरजेडी के साथ भी गए थे। ये आपस में आज बोलेंगे आरजेडी गलत है, एनडीए सही, आरजेडी गलत है, जेडीयू सही है, जेडीयू सही है, आरजेडी गलत है। ये दोनों तो 2 साल थे, इन्होंने 2 साल में भी कुछ नहीं किया, इसलिए तो ये 2 साल भी कसूरवार है। हम लोगों ने मैम जो मुद्दे उठाए हैं वो बिहार की जनता ने, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट हमने बनाया, उसमें 4 लाख बिहार के युवाओं, नौजवानों, बड़े बुजुर्गों, माँ बहन बेटियों के माध्यम से जो हमारे पास सवाल आए, उन्हीं सवालों को उठा के हमने विजन डॉक्यूमेंट में डाला है। चलिए कोई भी अपना थॉट और व्यू नहीं है। जी आपके पास मैं आता हूँ। निहोरा यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। निहोरा जी, अभी तक तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, 3 चरण लगभग शुरू आप सुबह 7 बजे से हो चुके हैं, 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की जब से घोषणा हुई है, प्रचार जब से शुरू हुआ है, तब से लगभग बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या कारण है इसका, निहोरा यादव जी? नहीं, सबसे बात है कि त्रिकोणीय संघर्ष की बात आप लोगों ने कहा है जी। ये त्रिकोणीय संघर्ष कहीं है ही नहीं जी। एलजेपी कहीं नहीं इस बिहार में है जी, और आने वाला दिन भी बताएगा। दूसरी बात जी बोलिए सर। दूसरी बात की एलजेपी के नेता लंबे बात कर रहे थे, मैं नहीं जी जानता। लगातार सरकार में चाहे किसी कोई प्राइम मिनिस्टर हो देश में,
उसके कैबिनेट में रामविलास जी, आदरणीय रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी रहे जी। तो बिहार के विकास राज्य का तो दायित्व है ही जी। और केंद्र का भी दायित्व है कि कौन से राज्य पिछड़े हैं, कौन से राज्य कमजोर हैं, कौन से राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कैसे विकसित हो, यह दायित्व बनता है। और रामविलास जी बिहार के ही थे तो उनका अधिक दायित्व बनता था कि बिहार कैसे विकसित हो। देखिए, बात करने के लिए, आलोचना करने के लिए, लंबी लंबी कहानी बनाने के लिए लेकिन बनाते हैं लोग। सुनिए निहोरा जी, सुनिए, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही जवाब लेंगे। अभी आपने कहा कि रामविलास जी तो बिहार के ही थे, उन्हें भी सोचना चाहिए था, तो क्या नीतीश कुमार जी बिहार के नहीं है, उन्हें नहीं सोचना चाहिए? मुझको बोलने दीजिए, मुझको बोलने दीजिए ना। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार जैसे पिछड़ा राज्य, जहां झारखंड से बचने के बाद बिहार के लोग कहने लगे कि बिहार में बालू के अलावे कुछ नहीं है जी, और क्या 5 के पहले विकास, ये कौन बीच में बोल रहे हैं भाई? इनको क्यों नहीं रोकते हैं? जी बिल्कुल रोका हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है। निहोरा जी आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है बीच में। तो ये बिहार के लोग में कहने लगे कि बिहार में सिर्फ बालू बचा जी। 2005 के पहले क्या हुआ उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे जी, क्योंकि बिहार और देश जानता था कि बिहार की दुर्गति क्या थी जी। 5 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, उसके बाद हर क्षेत्र में, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो संवैधानिक सरकार है या जो सरकार है, उसकी सबसे पहला दायित्व लोगों की जान माल की सुरक्षा करना होता है जी। नीतीश कुमार जी ने सबसे प्राथमिकता के आधार पर बिहार में लोगों को जान माल की सुरक्षा की, भय मुक्त किया। जिस प्रकार बिहार में आतंक था, उग्रवादी थे, नक्सल थे, तमाम चीजों को समाप्त करके जो किसान खेती नहीं कर पाते थे भय से, वो सारे भय समाप्त करके किसानों को खेती करने के रास्ते पर लाया। निरोहा जी सुनिए। नीतीश कुमार जी के पहले 5 साल के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, ना एलजेपी कह रही है, ना बीजेपी कह रही है, और ना ही शायद तेजस्वी और तेज प्रताप जी कह रहे हैं, ना कांग्रेस शायद कह रही है। पहले 5 साल के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। बाद के जो 10 साल अभी निकले हैं, जो 15 साल यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि क्या विकास अगर करना था तो सिर्फ 5 साल में आपका विकास पूरा हो गया? क्या वाकई में बिहार की हर सड़क वैसी बन गई जैसे आपने दावे किए थे? क्या बिहार में वाकई उतना विकास हो गया जैसे आपने दावे करे थे? आप 24 घंटे में से कुछ घंटे आप कह रहे कि अब सिर्फ कुछ ही घंटे बिजली नहीं आती, बाकी लगभग पूरे 18-22 घंटे बिजली आती है। क्या ये बात वाकई में पूरी तरह सच है? क्योंकि सुबह से हमारे पास रिपोर्टें आ रही है, जितने लोग मतदान करने जा रहे हैं उनकी हमने ग्राउंड रिपोर्ट हमने ली है, वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, लालू जी के शासनकाल के मुकाबले नीतीश जी का शासनकाल अच्छा है। ये हम भी कह रहे हैं, कंपैरिजन अगर करें तो अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जैसा आप दावा कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जी, लोग क्या कहते हैं हम लोग भी जानते हैं जी, और नीतीश जी ने क्या किया है वो 10 तारीख को ही पता लगेगा बिल्कुल कि बिहार के लिए नीतीश जी ने क्या किया है जी। मतलब बिजली 22 घंटे नहीं आती है, ये आप अगर बोलते हैं तो आश्चर्य मुझको लगता है। सड़कें नहीं बनी है, मुझको आश्चर्य लगता है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं बनी या नहीं आती। सुनिए निरोहा जी, आप शायद सुन नहीं रहे ढंग से। हमने ये नहीं कहा कि नहीं बनी है, हमने ये नहीं कहा कि बिजली नहीं आती है, हमने ये कहा कि जैसा आपने दावा किया था क्या वाकई में वैसी चीजें हैं, हम ये पूछ रहे हैं। देखिए, बिहार में कुछ नहीं था 2005 में जो सत्ता मिला, लगातार 2005 से चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि बिहार में कुछ भी नहीं था, इस पर आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं था। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर बहुत देर से आप सबकी बातें सुन रही है, हमारी बातें सुन रही है। उर्मिला जी क्या जवाब देना चाहेंगी? इनका कहना है कि बिहार में कुछ भी नहीं था। खैर, लेकिन नीतीश जी के सुनिए, नीतीश जी के पहले 5 साल के कार्यकाल की तो सभी तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसा लगा कि सिर्फ 5 साल ही सारा काम हो गया और अब कुछ काम बाकी नहीं है। उर्मिला जी, इनसे पूछिए नेहोरा जी से जी कि बिहार में जब कुछ नहीं था तो 7 यूनिवर्सिटी किसने बनाने का काम किया जी, इनसे पूछिए।
35,000 टीचर की बहाली किनके कार्यकाल में हुआ? जी। प्रोफेसर की बहाली किनके कार्यकाल में हुआ? इन लोगों ने किसी को अस्थायी नौकरी दिए? सिपाही का बहाली किसके कार्यकाल में हुआ? और इनको पूछिए कि कहते थे नीतीश जी कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, नगपुरिया के साथ नहीं जाएंगे, डीएनए खराब कहा, गाली सुनने के बाद दोबारा घुटना टेकने का काम क्यों किए? और दूसरी बात यह है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? बिहार को विशेष पैकेज मिल गया क्या? जब लालू प्रसाद यादव जी यूपीए सेकेंड के गवर्नमेंट में रेल मंत्री हुआ करते थे और बिहार में जब बाढ़ आया तो 1100 करोड़ का पैकेज मिला। और इनसे पूछिए कि 18 जिला इस बार बाढ़ प्रभावित था, नीतीश जी 144 दिन घर से निकलने का काम नहीं किए, चाहे कोरोना पीड़ित के लिए हो या बाढ़ पीड़ित के लिए हो। ना कोई विशेष व्यवस्था थी, न विशेष पैकेज की कोई व्यवस्था किया गया। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के काम पे जू नहीं रहेगा। हजार किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर लोग पैदल आने पर भी उनको एंट्री नहीं दे रहे थे। और साथ ही साथ एंट्री के साथ साथ व्यवस्था जी बिल्कुल। संजय कुमार जी आपके पास आऊंगा, उर्मिला जी का जवाब ले लेते हैं। उर्मिला जी का जवाब ले लेते हैं। संजय कुमार जी आपके पास आऊंगा। जी उर्मिला जी भी जवाब सुन लीजिए। नहीं जवाब संजय जी सुन लीजिए ना। जी बिल्कुल, आप आपका भी जवाब लेंगे। उर्मिला जी का जवाब लेने दीजिए। हमारे नेता बिल्कुल लेंगे सर, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। संविधान पर बहाल, इन्होंने जो संविधान पर बहाल किए, समान काम के लिए समान वेतन दे रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं, किसान की ऋण माफ की बात कर रहे हैं। हमारे नेता अगर अच्छाई की बात करते हैं और हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री नहीं, लोगों ने त्रिकोणी ने क्या बच्चे अंगीकार कर लिया है? अरे भाई आपका नेता ने संन्यास ले लिया है, लोग वोट क्यों देंगे? लोग वोट क्यों देंगे? सन्यासी को वोट क्यों देंगे? आपके नेता ने संन्यास ले लिए। नहीं, आप बिजली का जहाँ तक सवाल है, यूपीए सेकेंड की गवर्नमेंट में ये पुरानी आपको देख रहा कि आपको इसका बहुत बोलने नहीं देंगे। आपको अगर इस तरीके से बीच में बोलेंगे तो किसी की बात सुनी नहीं रहेगी। उर्मिला जी, संजय कुमार जी, निरोहा जी, संजय सराफ जी, आप सबका जवाब लेंगे, एक एक करके लेंगे। अभी तक ये चर्चा जिस तरीके से चल रही थी, एक एक करके आप सब बोल रहे थे, सबके जवाब सुने गए। ये चर्चा आगे भी ऐसे ही चले तो ज्यादा अच्छा है, वरना किसी की बात समझ में नहीं आएगी। उर्मिला जी आपके पास आऊंगा उर्मिला जी। लेकिन फिलहाल हमारे सभी मेहमानों को कहना चाहता हूं, ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद संजय कुमार जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी जवाब लेंगे। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। चरण का आज मतदान हो रहा है। तमाम मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। उर्मिला जी ने इससे पहले अपनी बात पूरी की थी। संजय कुमार जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जी संजय कुमार जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप उर्मिला जी को? मैं जो कहना चाह रहा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लालू जी की सरकार जिनकी बहन की बात कर रही थी, मैं तो एक रिकॉर्ड जानता हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है लगभग 30% गिरी थी, पलायन 70% बढ़ा था। बौद्धिक जो शिक्षित लोग थे या जो मजदूर वर्ग थे उनका 70% से ज्यादा पलायन बढ़ा था। शिक्षा का स्तर 50% से ज्यादा नीचे गिरा था। व्यापार में 72% से ज्यादा व्यापारियों ने बंद करके गुजरात और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। और अपराध का क्या हाल था ये दुनिया जानती है। इसलिए लालू जी का जो काम काज किया हुआ है उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। वो बहुत ही कोई अच्छा बिहार नहीं था। दूसरी बात, पिछले बार नीतीश जी के जदयू सरकार के साथ राजद ने सरकार बना करके ये राजद ने सरकार बना करके ये तय कर दिया था कि आपका जो 10 साल है बहुत अच्छा है, 2.5 साल दोनों साथ रहे। उर्मिला जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं। एक एक करके उर्मिला जी जवाब ले लेते हैं। आपकी बात हमने सुनी, अब संजय जी की बात सुन लीजिए। तब राजद की नजर में नीतीश कुमार बुरे बन गए। और ऐसा मतलब देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता। जब 2.5 साल तक नीतीश जी के साथ जब राजद रहे 2.5 साल तक जदयू बहुत अच्छा था। और आप जब से छोड़ा उन्होंने तो जदयू खराब हो गया। हम लोग के पास हम लोग नहीं गए। बिहार के लोगों का भविष्य बहुत अंधकार में होगा अगर चारा चोर के परिवार को अरे भैया उर्मिला जी अगर ऐसी बात करेंगे, ऐसे अपने विचारों को रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये चर्चा आगे
नहीं जा पाएगी। दर्शकों को ऐसे में किसी भी बात का समझ में नहीं आने वाला है। चलिए संजय कुमार जी, उर्मिला जी, आप दोनों के पास में आऊंगा। संजय राय जी बहुत देर से हमारी सबकी बातें सुन रहे हैं। संजय राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत देर से हमारी बातें सुन रहे हैं, आप सबकी बातें उन्होंने सुनी। संजय राय जी आपके पास में आना चाहूंगा। आज पप्पू यादव जी ने एक बहुत ही बड़ा बयान यहां पर दिया है। संजय राय जी आपके लिए सवाल है। पप्पू यादव जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में असली जो खेल खेल रहे हैं वो बीजेपी खेल रही है। बीजेपी ने यहां पर सारी स्क्रिप्ट लिखी है। बीजेपी के ही कहने पे ओवैसी और मायावती बिहार के चुनाव में कूदी हैं और बीजेपी के ही कहीं ना कहीं बीजेपी के डर के कारण तेजस्वी और तेज प्रताप अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेते, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला नहीं करते, क्योंकि ईडी के छापे का डर उन्हें है। और बीजेपी के ही कहने पर एलजेपी ने बगावत करी है एनडीए से, यानी कि पूरा खेल, पूरी पटकथा जो लिखी गई है वो बीजेपी के द्वारा लिखी गई है। संजय राय जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप अभी इन्होंने पप्पू यादव जी ने जो बात कही है जी कि तेजस्वी और अन्य लोग जो है मोदी जी का नाम नहीं लेते जी, क्या आप भी, हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग सब जानते हैं मोदी जी कभी भी किसी विरोधी का नाम नहीं लेते। तब किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई जी? आज तक कभी भी मोदी जी ने किसी भी विरोधी का नाम नहीं लिया है। वो केवल अपनी बातों से ही उसका उस तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। ये उनकी कार्य करने की क्षमता है और शैली है। अगर नाम लेता है तो वो दूसरे का प्रचार करता है जी। और प्रचारित नहीं करते मोदी जी, कभी भी नहीं करते। तो इसमें इस बात की तो हम नहीं मानते हैं कि पप्पू के ये आरोप उतना अच्छा नहीं है और न उसको लोग तरजीह दे पाते हैं। हाँ, जिन क्षेत्रों में अभी 15 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन क्षेत्रों में पिछले कोरोना कोविड के वक्त में पप्पू यादव ने जमीनी स्तर पे उतर के काम किया है, ये जनता मानती है। उनके लिए भी उनका भी कुछ वजूद होगा, उसको वो जिक्र करते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ, उन्होंने एक और आरोप लगा दिया कि बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही है। अरे हर स्क्रिप्ट में हर राज्य में बीजेपी ही लिखती है जी। जहां भी अस्थिर हुई हो, चाहे महाराष्ट्र में अस्थिरता की बात आई, अगर वहां पे कांग्रेस काबिज हो गई तो वहां पर तो कांग्रेस को आज भी आरोप लगा रहे हैं। आज उनको अर्णव मुद्दा मिल गया है या अन्य लोग मुद्दा मिल गए हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। कभी भी इस तरह की और जिस तरीके के अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता और व्यक्तिगत आरोपों पर आ गए थे, मैं उसको नहीं चाहता कि राजनीति बिहार की दुनिया उसका अनुसरण करती है, उसमें व्यक्तिगत राजनीति में नहीं आना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप पर नहीं आना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया उस पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विस्थापन हुआ। विस्थापन क्यों हुआ? पहले बिहार के अंदर इतनी ट्रेनें नहीं थी, 3 रेल मंत्री हुए, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे, लालू यादव ने भी रेल मंत्रालय संभाला। उनके समय में जितनी ट्रेनें महाराष्ट्र के लिए अन्य राज्यों के लिए स्टार्ट हुई, तो लोग उतना यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं थे, पूरे राष्ट्र में गए बिहार के लोग। लेकिन कोरोना कोविड के वक्त में वो लोग जब वापस आने की नौबत आई, तब क्या राज्य सरकार ने उनका साथ दिया? यहाँ पर ये लोग भूल गए कि उनका साथ देते या उनका सपोर्ट करते या उनके लिए काम करते या उनको बचाव के लिए कुछ करते, तब इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उस समय ये लोग कोई भी बाहर नहीं आए कि हमें कोरोना हो गया। आज ये है कि किसी भी बातचीत से बचना है तो अपने आप को क्वारंटाइन कर दो कि मुझे कोरोना हो गया, भले ही हो या ना हो। आजकल नेताओं में, अधिकारियों में एक नई परंपरा शुरू हो चुकी है कि कोरोना का एक लगा लो, 15 दिन के लिए छुट्टी, कोई जवाब नहीं देना किसी को। ये चीजों से लोगों को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आरोप प्रत्यारोप, इन्होंने पहले बयान में भी कहा, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर दिया। इनके साथ एक नेहरू का तिलिस्म, एक भूत, वो उतर नहीं रहा है। नेहरू को गए पता नहीं कितने साल हो गया, लेकिन आज भी ये लोग नेहरू को नहीं भुला पा रहे हैं। अभी आप सत्ता में हैं, दूसरी बार केंद्र में भी आप सत्ता में हैं और बिहार राज्य में भी आप सत्ता में थे, क्यों नहीं विकास कर सके? जो काम आज आप गिना रहे हो, इन कामों को क्यों नहीं किया? क्या चुनाव में याद आया आपको? लेकिन संजय राय जी बार बार चिराग पासवान एक ही तरफ अपना ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, जनता का भी, बीजेपी का भी। उन बातों में आप क्या मानते हैं, कितनी सच्चाई है? केवल वो केवल बिजनेस चाहते हैं, उनका तो बिजनेस है, उनके परिवार का बिजनेस है। वो तो आरोप रहा है कि जिस तरफ रामविलास पासवान होते थे उसकी सत्ता बनेगी। ये तो देखिए आज से नहीं है, 90-91 के वक्त से ही देखते जाइए कि किधर जा रहे हैं, वो जिधर देखते हैं उसी तरफ चले जाते हैं। अब इनकी थोड़ी सी वैल्यू कम हुई थी कि मोदी जी ने किसी भी मंत्री को कोई भी काम नहीं करने दिया,
साफ आरोप लगाए सभी दलों के लोगों ने जो जो उनके साथ समर्थन में थे कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, केवल वहां शाह जी की चलती है या नरेंद्र जी की चलती है। इन सब चीजों पे आरोप ये लोग लगाते रहे, क्यों नहीं अपनी कैपेबिलिटी दिखाई इन्होंने, वहां पर नहीं दिखा पाए। आज पासवान जी नहीं है तो चिराग भी अपनी वो थोड़ा सा वजूद बनाना चाहते हैं, अपने आप को करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह से कुछ राजनीतिक उठापटक में करके अपने आप को स्थापित कर सकूं। जी रामविलास पासवान जी भी चले गए, उनके भाई भी, उनका भी निधन हो गया। दोनों लोग एक अपनी जातिगत और अपनी एक अपना वजूद रखते थे, बिहार के अंदर राजनीतिक वजूद रखते थे, अच्छा कार्य करते थे, लोगों के बीच में जाने जाते थे, लेकिन वो एक पिछड़ी राजनीति को करने के लिए भी जाने जाते थे। अब वो कैसे स्थापित रह पाएगा या इनके पास वो रह पाएगा, इसके लिए वो अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी पप्पू यादव का बार बार संजय जी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और जिस प्रकार से आपने भी यहाँ पर बात की है कि बाढ़ के समय में काफी अच्छा काम उन्होंने किया था और एक जनता के बीच वो कहीं ना कहीं नजर आए थे, जो कमी बाकी पार्टियों ने यहाँ पर की है। अगर देखा जाए तो क्योंकि बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इन बिहार चुनाव में उभर कर सामने आई है, या फिर यूं कहे आज जिन सीटों पर है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र वो है, वहां पर पप्पू यादव की पार्टी खड़ी हो रही है, ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी है उनकी उम्मीदवार वहां पर खड़े हो रहे हैं। अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो जो एनडीए है या फिर महागठबंधन है, ये छोटी पार्टियां कितना उन्हें प्रभावित कर पाएंगी? कि बिल्कुल छोटी पार्टियां बिल्कुल असर दे पाएंगी और इन लोगों का अपने स्थानीय स्तर पर उनका असर है और वे लोग अपना जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग कार्य करते हैं और लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उनमें वो अपने समीकरण बिठा करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेके आए हैं कि जी मुस्लिम वोट्स भी उनके साथ आ जाए और बसपा का भी कहीं ना कहीं है, यादव वोट को समाजवादी पार्टी भी लेती है और अन्य पार्टियां भी घुसपैठ करते हैं, लेते हैं। ये देखिए अपने लोगों में है क्या कि वर्चस्व की लड़ाई और नेता बनने की सबकी चाह होती है। हर पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं से वहां जाकर के एक लड़ना होता है। बहुत से निर्दलीय भी लड़ते हैं, उनका कभी कभी भाग्य उदय हो जाता है, वो लोग भी अपना बनाने लगते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ कर जाए। अब हरियाणा में भी निर्दलीय जीत के आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कहीं पर भी हो, हर राज्यों में जीत के आते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत वजूद जमाना जाता है। वहां पर क्या पार्टियां वहां हार जाती हैं या पार्टियां काम नहीं कर पाती? संजय राय जी आप हमारे साथ बने रहिए, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ। संजय सराफ जी भी बहुत देर से हमारी सबकी बातें सुन रहे हैं। सराफ जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से चिराग पासवान द्वारा बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर और उनकी तरफ से एक अंदेशा भी जता दिया गया है कि चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ना अगर महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में खेला जाए तो कहना, कितनी सच्चाई है इसमें सराफ जी? देखिए महाराष्ट्र वाला खेल तो हमने कभी बोला नहीं है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि वो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता है ये किस टाइप की बिजनेस कह रहे हैं। रामविलास मान्य स्वर्गवासी नेता पासवान जी को पूरा देश मानता है। आज जिस मोबाइल पर हम लोग भी बात करते हैं, 17 रुपए इसकी इनकमिंग थी, 17 रुपए आउट गोइंग थी। जब वो टेलीकम्युनिकेशन में थे उन्होंने 2 रुपए 30 पैसे किए। रेलवे में गए तो कुलियों के लिए काम किया, कोल माइनिस में गए तो वहां गरीब लेबर के लिए काम किया, तब 8,000 करोड़ का कोल माइनिस में उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दे दी। और आज इस महामारी में भी अगर पासवान जी का देहांत हो गया, अब इन भाई को मैं बोलना चाहता हूं, जो पूरा राइस पूरा चावल देश में दिया गया, हर गरीब को 5 किलो के हिसाब से जो गरीब को चावल दिया गया, 7.5 लाख हजार मेट्रिक टन जो पूरे देश को फ्री में दिया गया, वो पासवान जी के माध्यम से दिया गया। आप उनके ट्वीट खोलिए, आप उनका फेसबुक खोलिए, आप देख लीजिए, उसमें इंटरनेट खोलिए, पूरा देश अपने घर में बैठा था, खाली पासवान जी अकेले नेता थे जो पूरा मंत्रालय में बैठे थे। मैं इसलिए विद अथॉरिटी बोल रहा हूँ बिकॉज आई वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स विद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। मैं भी वहां पर उनके साथ में रहता था, जिसकी वजह से उनको 4 महीने उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। 4 महीने के बाद जो हार्ट का ऑपरेशन हो गया, जब एस्कॉर्ट्स में गए तो वहां उनको बिठाया गया कि भाई आपको प्रॉब्लम हो गई, और अनफॉर्चुनेटली फिर उनका देहांत हो गया। चिराग पासवान जी का अगर बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट गलत है तो आप मेरे को बताइए। अगर हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और हमारे भाई कह रहे हैं कि मंत्रियों ने काम नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। पासवान जी ने साफ सुथरा हर वक्त काम किया है, पहले भी किया है और लास्ट दिन तक। लेकिन सराफ जी यहाँ पर आप जो भी कह रहे हो उस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना कि अगर आप अकेले कैसे वहां बिहार में सरकार बना लेंगे, क्योंकि बीजेपी तो साफ कह चुकी है कि हम तो नीतीश कुमार जी के साथ ही जाएंगे, हमारा एनडीए का गठबंधन तो अटूट रहेगा, तो फिर अकेले कैसे सरकार बनाइएगा? हमने अकेले सरकार बनाने की बात ही नहीं की कभी जी। किसके साथ बनाएंगे वाली छवि की बात हमने क्लियर बोला है। जब भी जो भी हमारी सीटें आएगी वो एनडीए अलायंस
बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। हमारी कोई पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नीतीश जी से नहीं है। हमारी लड़ाई, अगर आज भी चिराग जी चाहता उसको कैबिनेट का पोस्ट मिल जाता, ऑलरेडी 6 मेंबर पार्लियामेंट से हमारे पास, बिहार में हमें 20, 25, 27 एमपी या एमएलए की सीटें। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर ठीक ठाक सुनिए सर राव जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं और बीजेपी की भी ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं तो आप वापस एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ये कह रहे हैं? हम अलायंस पार्टनर है ही दिल्ली में, हम कहाँ एनडीए से निकले हैं? हमने बिहार की बात हो रही है सर, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, बिहार की बात हो रही है सर। झारखंड में भी हमने अलग इलेक्शन लड़ा, एनडीए अलायंस थे, मणिपुर में भी इलेक्शन लड़ा, हमारी अपनी पार्टी है भाई। हम मतलब ये सिर्फ अपना प्रभुत्व सिद्ध करने की लड़ाई है, इसलिए आप बिहार में एनडीए से अलग हो गए? नहीं, देखिए हम कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के लिए सबसे डिस्कस किया, प्रधानमंत्री जी को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, वहां से प्रशंसा की उन्होंने, और वही चीज जब मुख्यमंत्री से लिखा, उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डालने के लिए भी मना किया। उन्होंने 7 निश्चय प्रोग्राम की बात की, हमने कहा 7 निश्चय प्रोग्राम ऑलरेडी आपका आरजेडी के साथ था पहले 2 साल, अब 7 निश्चय प्रोग्राम 2 यहाँ पर कैसे आ जाएगा? और आप खुद देखते होंगे आप उसमें कितना करप्शन हुआ है, आपके मीडिया के माध्यम से ही डेली पेपरों में आता है। बनी रहिए आप हमारे साथ। प्रोफेसर निहोरा काफी बहुत लंबे समय से बने हुए, सबकी बातें वो सुने। प्रोफेसर निहोरा, जिस तरीके से तीसरे चरण के मतदान से पहले एक बड़ा दांव या फिर इमोशनल कार्ड उसे कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेला है, जहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा और इसलिए जनता से उन्होंने अपील भी की है कि एनडीए के समर्थन में वोट करे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने कहीं ना कहीं इस चीज को पकड़ लिया है और लगातार इस चीज के बारे में बातचीत की जा रही है, तेजस्वी यादव का कहना है कि शुरू से ही वो नीतीश कुमार को इस बात की सलाह दे रहे थे कि कहीं ना कहीं अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। क्या लगता है, क्योंकि एक नारा भी यहां पर दिया गया है कि 9 को लालू आएंगे और 10 को नीतीश कुमार जाएंगे। मैं देखिए एक बात उत्तर दे आपको, उसके केवल 2-3 बात एलजेपी और आरजेडी ने उठाया है जी। 2 मिनट 2 सेकंड में उसकी हम जिक्र कर देना चाहते हैं जी। बिहार में बहुत सारे दल अपनी दुकानदारी खुले हैं और दुकानदारी के आधार पर अपना काम कर रहे हैं, उस आधार पर बोल रहे हैं, तो उस पर कुछ नहीं कहना है। एलजेपी का भी अपना दुकानदारी है, अपना दुकानदारी चला रहे हैं। उर्मिला ठाकुर जी ने कहा कि 6-15 साल में दुकानदारी कह रहे हैं तो सभी फिर दुकानदार है वहां पर। आपके हिसाब से जो आप एक मीडिया के साथी है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को दुकानदारी कहते हैं तो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक इनको रोकिए, तो इनको रोकिएगा कि चलिए। तो सर आप अपनी बात तो पूरी कीजिए। सर अब आप बात पूरी कीजिए, बोलेंगे तो कैसे हम पूरा करेंगे? चलिए संजय जी एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। चलिए बात पूरी कीजिए। दूसरी बात उर्मिला ठाकुर जी ने कहा, उर्मिला ठाकुर जी ने कहा, ये जिसने बोला निहोरा जी बोल रहे हैं, उनसे बात कीजिए आप हम पर आरोप न लगाएं, वरिष्ठ पत्रकार पर आरोप न लगाएं। अच्छा सॉरी मेरे को लगा सीनियर जर्नलिस्ट। चलिए प्रोफेसर निहोरा की बात सुन लेते हैं। संजय कुमार जी, संजय राय जी, चलिए बोलिए तो आप, मैं सुन रही हूँ। उर्मिला ठाकुर जी ने कहा कि 15 साल में हमने आरजेडी काल में हमने नियुक्तियां किया जी, कितना 95,000 नियुक्तियां किया और हमने 6 लाख से ऊपर परमानेंट अस्थायी नियुक्ति किया। उर्मिला ठाकुर जी को नहीं मालूम है तो इनके सारे मेंबर्स हैं, उनसे आंकड़ा मंगवा लें। अस्थायी नियुक्ति किया और सितंबर में 6-8 हजार डॉक्टरों का स्थायी नियुक्ति किया जी, और लगातार प्रोसेस में है। तो ये लोग आरजेडी वाले कम से कम इतना झूठ नहीं बोले कि कुछ नहीं हुआ, कंटेक्ट पर हुआ, फलान ढकान पर हुआ। स्थायी नियुक्तियां 6 लाख से ऊपर किया और उतना ही नहीं, रोजगार के कई प्रोविजन किया है। अब दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हम आरजेडी की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है विकास करना, हमारे नेता और पार्टी का काम है बिहार को आगे ले जाना, बिहार को हड़पना नहीं, चूसना नहीं। ये काम हमारे पार्टी और हमारी जवाब अब उर्मिला जी से ले लेते हैं। समय की थोड़ी हमारे पास कमी है, कम शब्दों में सबसे जवाब ले लेते हैं। उर्मिला जी क्या कहना चाहेंगे? साफ तौर पर इल्जाम और बड़ा इल्जाम यहाँ पर लगा रहे हैं। विकास का ढिढोरा जो ये पीट रहे हैं, इससे पूछिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया वो हर शिक्षा, स्वास्थ्य, आप बताइए ना अपने काम में क्या किया। निहोरा जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था। निहोरा जी आप भी बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए।
विकास तो यहाँ तक हुआ कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने हर क्षेत्र में नीचे पायदान पे बिहार को खड़ा कर दिया। यही उनका विकास है, विकास उनका वही है। चाहे वह रोजगार देने का सवाल हो, किसान का सवाल हो, चाहे महिला का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, सारे सवालों पर फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य तो पूरा चौपट हो गया है। कुत्ता खींच के ले जा रहा है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, बच्चा मर गया, माँ गोद में लेकर के बच्चा को दौड़ रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। विकास यही हुआ है। विकास ये हुआ है कि साक्षात घोटाला हो गया है। विकास ये हुआ है कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। विकास ये हुआ है कि महिला सुरक्षित नहीं है, हर 3 घंटा पर एक महिला का बलात्कार और गैंगरेप हो जाता है। विकास ये हुआ है। चलिए इसका जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं संजय कुमार जी, इसका जवाब दे रहे हैं संजय कुमार जी। जी संजय कुमार जी। अरे भाई हमको जवाब देने दीजिएगा। प्रोफेसर निहोरा आपके पास आएंगे, आपकी बात पूरी हो गई है, काफी देर से संजय कुमार जी बने हुए, उनका जवाब ले लेते फिर आपके पास आएंगे। देखिए मेरा मानना है कि अभी इन चीजों में तो पढ़ने का समय है नहीं जी। बिहार की जनता ने दोनों शासन को देख रखा, राजद की शासन भी देख लिया, जदयू की शासन भी देख लिया, और वो इस बात से अंदाजा लगा सकती है कि एक पार्टी का अध्यक्ष है जिसके पास एक ही भी एम्प्लॉय नहीं है और वो 36 कंपनियों का मालिक है, कैसे बन सकता है मालिक जी। जनता सोचे, जनता अपने बिहार का भविष्य तय करे। हम और आप तो सिर्फ यहाँ टीवी डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि दिखता सब कुछ सत्य है, सुनता इंसान गलत है, मेरा ये मानना है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता अपने परिपक्वता का पूरा भरपूर प्रमाण देगी और वहाँ पे एनडीए की सरकार आएगी। एक बार देखिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आप बताइए कि लालू जी के पुत्र का, यादव जी, तेजस्वी यादव जी का बिना स्टाफ के 36 कंपनियां हैं या नहीं है? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो चेक कर लीजिए नेट पर जाके। आप बताइए कि लालू जी चारा घोटाला में सजा याफ्ता है या नहीं है? क्या हम इनको ऑथराइज चोर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? इसको पर्सनल अटैक नहीं कहते हैं। अगर एक चोर को जिसको सजा मिल चुकी हो, लेकिन उर्मिला जी संजय जी दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे बात समझ में आएगी? कैसे बात समझ में आएगी? एक एक करके बात पूरी कीजिए। बिहार की जनता की चिंता करनी पड़ेगी हर पार्टी को, और जो भी जनता आए, जो भी सरकार आए, वो वहाँ की जनता के लिए सोचे और वहाँ की जनता के विकास की बात करे। बस इतना ही हमारा एनडीए की सोच है, और जो विकास चल रहा है वो निरंतर चलती रहे। लेकिन संजय कुमार जी, एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है, अभी एलजेपी के साथ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजय सराफ जी, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर साबित कर दिया है। सराफ जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोकिएगा, अभी आपने ही कहा था थोड़ी देर पहले कि हम अलायंस हैं, केंद्र में तो है ही, बिहार में भी हैं, लेकिन कुछ बातों पर हमारी उनके साथ में सहमति नहीं है, इसलिए बिहार में हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, आपके पास जितनी आप सीटें चाहते हैं उतनी आपको मिल गई, बीजेपी जितनी सीट चाहती है उतनी उसे मिल गई, तो आप वापस एनडीए का पार्ट हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा है सराफ जी ने। संजय कुमार जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं मानता हूं कि एक एलजेपी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की पार्टी है जी, उसे पूरा अधिकार है अपनी सोच के साथ अपना चुनाव लड़ने का, पक्ष करने का, विपक्ष करने का। अगर अभी उन्होंने हमारे साथ एनडीए से जुड़े हुए थे, अभी किसी मुद्दे पर अलग होकर बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, कोई रोक नहीं पाया, उनका अपनी सोच था, अपना पार्टी का स्टैंड था। अगर उनका पार्टी का स्टैंड ये कहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में जो सरकार बनाने में शुरू से ही कह रहे हैं संजय कुमार जी, जब से चुनाव स्टार्ट हुए, प्रचार स्टार्ट हुए, तो शुरू से कह रहे हैं, और उनकी तरफ से तो नारा भी दिया गया है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। खैर, समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी संजय राय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा बहुत ही कम शब्दों में, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आज दिन भर जो बातें हुई हैं, पप्पू यादव जी के बयान ले लीजिए, प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम जी का बयान ले लीजिए, या फिर तमाम जो बयानबाजियां जो अभी तक हुई हैं, तीसरे और अंतिम चरण का मतदान अभी जारी है, क्या लगता है आपको कि बिहार का विधानसभा चुनाव एक त्रिकोणीय दिशा की तरफ बढ़ रहा है, या साफ तौर से महागठबंधन और एनडीए जिसका पार्ट एलजेपी बनने को तैयार बैठी है, उसकी सरकार बनेगी, दो अलग अलग बड़े गठबंधनों की सरकार बनेगी, या यहां पर भी एक त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा? संजय राय जी, बेहद कम शब्दों में। जी, अभी आप देखिए कि हमारे साथ जो प्रवक्ता साथी हमारे साथ बैठे हैं जी, उन लोगों की बातचीत और उन लोगों की बातचीत का निष्कर्ष यही निकलता है कि इन सभी की लड़ाई आरजेडी से है जी। लड़ाई आरजेडी बनाम ये है, ये सब लोग सरकार के पार्ट है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो या कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सबका गठजोड़ है।
और अंदर की सेटिंग है। आज लड़ाई किससे है? आरजेडी से है। आरजेडी बनाम ये है। अब देखिए ऐसा लगता है संजय राय जी, बिहार विधानसभा चुनाव एक ऐसे रोचक मोड़ पे आ गया है कि ऐसा लगता है लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और जेडीयू कर रहे हैं। एलजेपी, बीजेपी, ओवैसी साहब, माफ कीजिएगा मायावती जी, ये सब तो बस दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। असली जो लड़ाई हो रही है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में हो रही है। संजय राय जी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। चलिए, और इसी तरीके से आज देखते हैं कि मतदाता कितना क्या कुछ कर पाते हैं, उनके मन में क्या है, अपने मन की टीस कैसे वो निकालते हैं वोट के माध्यम से, और उसका परिणाम 10 में आ जाएगा। बिल्कुल, आखिरी फैसला जनता जनार्दन ही करेगी। 10 तारीख के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। जनता अपना फैसला प्रत्याशियों को देखते हुए और किसने कितना विकास किया, कौन सिर्फ बातें कर रहा है, कौन सिर्फ वादे और दावों की राजनीति खेल रहा है और कौन चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है, इन सब बातों को जनता बहुत अच्छे से देख रही है। और पिछले 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उसका मत प्रतिशत तो कहीं ना कहीं इसी और इशारा कर रहा है कि जनता ने अब की बार बहुत सोच समझ के अपने मत का प्रयोग किया। और ऐसा ही उम्मीद तीसरे चरण में भी होना बाकी है अभी, और 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता पड़ेगा कि असल में बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।